सो हेलो वेलकम गाइस, मैं नहीं आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली जो हमारी सीरीज चल रही थी वॉरेन बफेट के लेटर की, और ये होने वाला है 1980 के लेटर का पार्ट 10 होने वाला है। ठीक है, हम पार्ट 10 तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद अभी पार्ट 11 है। मेरे हिसाब से जो पार्ट 11 होगा वो सबसे लास्ट पार्ट होगा 1980 के लेटर का। देन उसके बाद हम 1981 का लेटर चालू कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते रहेंगे हमारे जर्नी पे। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि मैं मीन्स चौंक गया आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको दौड़ दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो इसलिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा पीपीटी की तरफ। ठीक है, तो चलते सबसे पहले पीपीटी की तरफ। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे पीपीटी पे। तो ये है बर्कशायर हाथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1980 पार्ट 10 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो, यानी हमारी पीपीटी चालू करते हैं। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले आएगा लेसन नंबर 28। सो ये जो लेसन नंबर 28 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं द कंपनीज डेट वर अनविलिंग फॉर एनी नंबर ऑफ रीजन्स इंक्लूडिंग पब्लिक रिएक्शन, इंस्टीट्यूशनल प्राइड टू सेल बॉन्ड्स एट प्राइस लेवल्स फोर्सिंग रिकॉग्निशन ऑफ मेजर लॉसेस might find themselves frozen in investment posture for a decade or longer. But that's only half of the problem. Companies that have made extensive commitments to long-term bonds may have lost for a considerable period of time not only many of their investment options but many of their underwriting options as well. So यहाँ पे वॉरेन बफेट बेसिकली बॉन्ड्स की बुराई करते हैं। बेसिकली बुराई नहीं करते हुए कहते हैं कि मीन्स अगर आपकी कंपनी में, आप जिस कंपनी में शेयर खरीदते हो या फिर बेसिकली आपके पोर्टफोलियो में आप अगर बॉन्ड्स होते हैं, सो उन बॉन्ड्स की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मीन्स बेसिकली नॉर्मल बॉन्ड्स नहीं, अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं यानी 20 साल के या फिर 30 साल के बॉन्ड होते हैं, सो उससे आप क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपको बेसिकली ये सब बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो मीन्स यहाँ पे 3 प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। सो अभी ये तीनों प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए, हर एक चीज़ के बारे में मीन्स आपको ये जानने के लिए कि बॉन्ड्स क्यों खरीदना सेफ नहीं होता है, बॉन्ड ज़्यादा रिस्की क्यों होते हैं स्टॉक से। मेरे हिसाब से बॉन्ड ज़्यादा रिस्की होते हैं स्टॉक से, और ये सब चीज़ों के बारे में जो मेरा ओपिनियन है उसका जो रीज़न है और बेसिकली जो एग्जांपल है वो सब चीज़ों मीन्स वो सब चीज़ों को समझाने के लिए और वो सब चीज़ों को पूरी तरह से डिटेल में समझाने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 28 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि मीन्स ऐसी बहुत सारी कंपनी है, वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म बॉन्ड में यानी तकरीबन 20 से 30 साल के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, और ये जो बॉन्ड है यानी ये जो 20 से 30 साल वाले बॉन्ड है उसकी जो प्राइस है अभी वो बहुत कम हो चुकी है। यानी जो बॉन्ड की प्राइस होती है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चलती है। ठीक है, सो मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हुई तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, सो ये सब चीज़ें मीन्स आपको अगर बॉन्ड के बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, सो ये कहते हैं कि मीन्स ये जो बॉन्ड की प्राइस है 20 से 30 साल वाले जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसकी प्राइस भी बहुत कम हो चुकी है, और बेसिकली ये जो बॉन्ड की प्राइस है वो कम होती ही जा रही है। और जो कंपनी है जो इन बॉन्ड को रखती है अपने पास, जो होल्ड करती है, वो उनको लॉसेस पे बेचना नहीं चाहती। लॉसेस पे ना बेचने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो कंपनी के सीईओ चाहते होंगे कि मीन्स हमारी कंपनी मीन्स क्या बोलते हैं, लॉसेस नहीं होने चाहिए, हमारा प्रॉफिट जो हमारी अर्निंग्स है वो वहीं पे स्टेबल होनी चाहिए या फिर अर्निंग्स बढ़नी चाहिए। अगर हमने लॉसेस पे बेच दिए तो बेसिकली हमें लॉसेस होंगे, जिसकी वजह से जो हमारी कंपनी है उसका शेयर प्राइस नीचे गिर सकता है या फिर ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो वे कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो ऐसे सब करती है। वो लोग लॉसेस से बचने के लिए ये जो बॉन्ड है, जो कि मीन्स उनको पता चल चुका है कि मीन्स ये जो बॉन्ड की जो इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने वो बिल्कुल भी गलत की थी, उनको वो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, फिर भी वो लोग उस बॉन्ड को बेचते नहीं है इस डर से कि हमें लॉसेस हो जाएंगे। उनको तभी के तभी वो बॉन्ड बेच देना चाहिए था क्योंकि उनको पता है इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे उनको। सो वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग बेचते नहीं है बॉन्ड को। सो इससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे उनको सबसे पहले उनका जो इन्वेस्टमेंट पूरा जो स्ट्रक्चर है, उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट पॉस्चर है वो पूरा मीन्स जम जाएगा। मीन्स उन्होंने इतना सारा पैसा अपना 20 से 30 साल तक एक बॉन्ड में लगा दिया। सो बेसिकली वो बॉन्ड में लॉसेस भी हो रहे हैं, बेचना नहीं चाहते बेसिकली, क्योंकि उनको पता है कि एक बार बॉन्ड मैच्योर हो गया यानी 20 से 30 साल के बाद उनको उतना पैसा वापस मिल जाएगा, तो उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग को पता नहीं है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है उनको। सबसे पहली बात तो ये है कि उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट पॉस्चर है वो पूरी तरीके से जम चुका है। उनको पता है कि भाई 20 से 30 साल तक हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो है वो हिल नहीं पाएगा, हम इसमें नई नई चीज़ें ऐड नहीं कर पाएंगे, हम बेसिकली इसमें स्टॉक ऐड नहीं कर पाएंगे। ये मीन्स पूरा जम चुका है, एक तरीके से हमारा पोर्टफोलियो जम चुका है, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे अगर हमने इसको बेचा नहीं। और ये तो फिर भी मीन्स आधी ही बात है। और जो बाकी की बात वो ये है कि आप इसके वजह से मीन्स आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड में जम चुका है, उसकी वजह से आप अपने सामने जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको आप मिस कर दोगे। यानी मीन्स जो स्टॉक मार्केट होता है वो कभी ना कभी मीन्स अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं आपके सामने। सो अगर आपका पूरा पैसा पहले से ही किसी और जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे आपको लॉसेस हो रहे हैं
और आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, सो तब आप बहुत पछताओगे, क्योंकि बेसिकली आपके पास पैसे ही नहीं बचे, आपका पैसा वहाँ पे लॉसेस में अटका हुआ है और यहाँ पे आपको आपके सामने मीन्स क्या बोलते हैं, सोना रखा हुआ है, लेकिन आप उस सोने को ले नहीं पाओगे क्योंकि बेसिकली आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये जो चीज़ है यानी बॉन्ड को लॉसेस पे ना बेचने की वजह से या फिर जो बैड इन्वेस्टमेंट है उसको लॉसेस पे ना बेचने की वजह से, जी हाँ, ये जो चीज़ है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो पे भी असर करती है। यानी आपको आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आपको उस पर भरोसा नहीं, आपको लगता है कि भाई ये मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, मुझे इस पर लॉसेस हो रहे, लेकिन मुझे लगता है कि भाई थोड़े टाइम बाद ये स्टॉक वापस ऊपर जाने वाला है या फिर ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब भी आपको पता चलता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट बेकार है, मैंने गलती कर दी है, तो तभी आपको गलती को सुधार लेना चाहिए, आपको चीज़ को बेच देना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके दुष्परिणाम बताते हैं वॉरेन बफेट जी। वे कहते हैं कि आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, यानी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से जा रही है, यानी आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता था अगर आपने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया रहता। यानी जो मैं बोल रहा था मीन्स आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है, यानी मीन्स आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया रहता आपको बहुत प्रॉफिट होता, लेकिन वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली पूरे प्रॉफिट का आपको लॉस हो रहा है और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट पॉस्चर पूरा झकड़ चुका है। और यहाँ पे एक और बात है, वो ये है कि आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम भी होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मीन्स आपकी कंपनी कोई भी रहेगी या फिर आपका पोर्टफोलियो रहेगा, सो बेसिकली आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी लॉसेस हो रहे हैं, आप बेचना नहीं चाहते। ठीक है, मीन्स हमारे जो दिमाग है वो हमें ऐसी सब चीज़ें करवाते हैं, लेकिन हमें बेसिकली उसको बेच देना चाहिए, क्योंकि इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही चीज़ की होती है कि कैश फ्लो फिर नहीं रहेगा। समझिए आपकी कोई भी कंपनी है, आपको पैसे की ज़रूरत है, मीन्स कुछ अचानक से कुछ हो गया, आपकी मशीन ख़राब हो गई, सो भी मशीन को ठीक करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, और वो मशीन को ठीक के बिना आपकी कंपनी चल भी नहीं सकती, और आपका जो पूरा पैसा है वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, और अभी फिलहाल आपको लॉसेस हो रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं 20 से 30 साल तक इसको होल्ड करूँगा, देन मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा, यानी मुझे लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन अभी आपकी मशीन ख़राब है, आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज़ की वजह से बॉन्ड में, यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से एंड देन उसमें लॉसेस बुक ना करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, और आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो आपका पोर्टफोलियो हो या फिर आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो हो, आपको कभी भी मीन्स इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको जो बॉन्ड होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं, उसमें आपको कभी भी नहीं फंसना चाहिए। आपको हमेशा मीन्स आप कभी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे सो आपको बहुत सोच समझ करनी चाहिए। ठीक है, सो मीन्स मैं कहता हूँ कि मीन्स ये जो बॉन्ड रहते हैं वो स्टॉक से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मीन्स मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मीन्स बॉन्ड में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें पैसा अटक जाता है 20 से 30 साल तक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, और साथ ही साथ आपको जो पूरा पोर्टफोलियो है वो पूरा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से मीन्स आपका जो पोर्टफोलियो हिल नहीं पाएगा। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मीन्स आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई सो आप उसको चूक दोगे, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें होती है अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो। मीन्स अगर आप ध्यान से करोगे, आपका मीन्स एक पोर्टफोलियो का समझ जाए 20% या फिर 30% करोगे तो हाँ ठीक हो सकता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, देन आपको लॉसेस हो रहे हैं उसके वजह से, एंड देन फिर आप उस लॉसेस पे बेचना नहीं चाहते, देन थोड़े टाइम बाद आपको और लॉसेस हो जाएंगे, देन उसके कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीने बाद आपको और लॉसेस हो जाएंगे, देन फिर आपके सामने मजबूरी आएगी, भाई तुझे बेचना ही पड़ेगा, मशीन खराब हो चुकी है या फिर कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ चुका है या फिर कुछ अनएक्सेप्शनल हो चुका है जिसकी वजह से तुझे बेचना ही पड़ेगा, इमरजेंसी में तुझे पैसा चाहिए, सो आपको तभी बेचना चाहिए था जब आपको थोड़ा लॉसेस हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस होने दिया, देन उसके बाद आपने बेचा तो आपको बहुत लॉसेस हो चुके हैं। ठीक है, सो ये था इसमें 28, अभी चलते हैं इसमें 29 की तरफ। ठीक है, सो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 28 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 29 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 29 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस वी प्लान टू ऑपरेट विद प्लेंटी ऑफ लिक्विडिटी विद डेप्थ दैट इज मॉडरेट इन साइज एंड प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड and with an abundance of capital strength. Our return on equity is penalized somewhat by this conservative approach, but it is the only one with which we are comfortable. So यहाँ पे वॉरेन बफेट बेसिकली जो उनकी एक आदत है बेसिकली कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा रखने की आदत है। जैसा अगर हम बात करेंगे 2020 में उनके पास तकरीबन, उनकी कंपनी के पास तकरीबन $128 बिलियन कैश में पड़ा हुआ था, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पड़े हुए थे। यानी बेसिकली उनको अपने हाथ में कैश रखने की बहुत खतरनाक आदत है, और एक बहुत अच्छी आदत है। मीन्स कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर कभी भी कोई भी क्राइसिस आता है आपके सामने, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, सो बेसिकली आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो इसमें मीन्स आपने सुना होगा कि मीन्स 2008 या फिर 2020 या फिर कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी क्राइसिस आता है, सो बेसिकली किसी के पास पैसे नहीं होते, लेकिन सिर्फ वॉरेन बफेट जी के पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, और वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली वॉरेन बफेट जी खुश होते हैं जब कोई भी क्राइसिस आता है। सो अब ये सब चीज़ों का रीज़न, और उनके पास पैसे कैसे होते हैं, उनको पैसे रखना क्यों पसंद है, उनसे बेसिकली उनके जो रिटर्न है वो कम तो नहीं हो जाते। और मीन्स आपके दिमाग में ख्याल आया होगा सभी मार्केट में क्रैश होने वाला है, सो मैं सब स्टॉक को बेच देता हूँ और पैसा अपने पास रखता हूँ, लेकिन फिर आपको ऐसा लगा रहेगा कि भाई अगर स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई तो फिर क्या होगा, हमारे जो रिटर्न है वो कम हो जाएंगे, हमें जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे, हमारी जो अर्निंग्स है वो कम हो जाएगी, और हम स्टॉक मार्केट की वैल्यू मिस कर सकते हैं। सो मीन्स यही सब चीज़ों का जवाब देने के लिए
और यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए हम चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 29 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि हर एक सिचुएशन में, फिर चाहे मीन्स कोई भी टाइम है, मीन्स फिर चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, हमारा सिर्फ एक ही गोल होता है, और वो गोल क्या है कि हमारे पास इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारी बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मीन्स ऐसा नहीं कि मीन्स पूरा कैश में होना चाहिए पैसा, मीन्स इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, लेकिन अच्छा खासा कैश होना चाहिए, अच्छी खासी लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जो हमारा डेप्ट है वो मॉडरेट होना चाहिए। हमारा डेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर हमारा डेप्ट बहुत कम नहीं होना चाहिए। हमारा डेप्ट है वो मॉडरेट यानी एकदम मीडियम होना चाहिए। ठीक है, सो डेप्ट मीडियम होना चाहिए, वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पास कैपिटल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रेंथ यानी क्या, यानी कैपिटल स्ट्रेंथ यानी ऐसा मीन्स हमें अचानक से कोई पैसे की जरूरत नहीं आनी चाहिए। हमारे पास जो पैसा है उसको हम अपने मन के हिसाब से, मन चाहे ढंग से हम उसको इन्वेस्टमेंट कर सके, इतनी पावर होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, सो और मुझे यही कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहली बात हमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। हमारे पास जो लोन का पैसा है वो मीन्स एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ लोन होना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारा जो कैपिटल स्ट्रेंथ है वो भी कमाल का होना चाहिए। मीन्स हमारे पास कैपिटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। और अभी आप देखोगे मीन्स 2019-2020 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि जो वॉरेन बफेट जी की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उनके पास तकरीबन $120 बिलियन कैश में पड़े हुए थे। सो हाँ, वॉरेन बफेट जी को ऐसी चीज़ें पसंद है, उनको अपने पास कैश रखना पसंद है, क्योंकि उनको पता है कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और कभी भी उनको अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, कभी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो उनको अपने पास कैश रखना बहुत पसंद है, और इसे वो अपने पास बहुत कैश रखते हैं। वे कहते हैं कि मीन्स इस चीज़ की वजह से हम अपने पास बहुत ज़्यादा कैश रखते हैं, यानी हमारे पास जितना भी पैसा है उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट हम अपने बैंक में रखते हैं और बहुत कम अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आपको पता नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब चीज़ें क्या होती है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया, आप चाहे लिंक ऊपर आए बटन में, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो वे कहते हैं कि इसके वजह से जो हमारा जो मेन जो पैसा है उसको हम कैश में रखते हैं और बहुत कम पैसे से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ROE है वो बहुत कम हो सकता है। लेकिन वे कहते हैं कि हमें सिर्फ यही अंदाज़ पसंद है, वे कहते हैं कि हमें सिर्फ यही चीज़, हमें सिर्फ यही स्ट्रेटेजी पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत कैश हो और जब ज़रूरत पड़े हम उसको इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो वे कहते हैं कि हमें अपने पास कैश रखना बहुत पसंद है। ठीक है, सो मैं ये आपसे भी कहना चाहूँगा कि मीन्स आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मीन्स एक क्या बोलते हैं, एक मॉडरेट हिस्सा, एक मीडियम हिस्सा आपको कैश में रखना ही चाहिए। क्यों मीडियम हिस्सा आपको कैश में रखना चाहिए? क्योंकि मीन्स आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, मीन्स खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, सो बेसिकली आपको पैसा काम आ सकता है, या फिर आपकी जॉब चली गई। सो बेसिकली मीन्स आपको तकरीबन 3 से 4 साल चल सके इतना पैसा तो होना चाहिए इमरजेंसी फंड में। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जो स्टॉक मार्केट गिर गया तो तभी आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो इसलिए आपको हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। आपका पूरा पोर्टफोलियो का तकरीबन कम से कम 30% पैसा आपको इमरजेंसी फंड में रखना ही चाहिए। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे वॉरेन बफेट जी की एडवाइस। आपको हमेशा अपने हाथ में कैश रखना ही चाहिए, क्योंकि कैश इज़ द किंग। मीन्स हाँ, कैश सिर्फ किंग नहीं है, साथ ही साथ मीन्स आप चाहो तो आप गोल्ड रख सकते हो, या फिर अपना जो कैश है उसको सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो, या फिर मीन्स ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हो, यानी छोटी मेच्योरिटी वाले, यानी 1-2 महीने में जो जिसकी मेच्योरिटी हो जाती है वैसे आप बॉन्ड खरीद सकते हो, या फिर 1-2 महीने की FD बनवा सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका कैश भी अपने पास रहेगा। ठीक है, सो आपको इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि आपको हमेशा अपने पास थोड़ा ना थोड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप आगे जाके बहुत पछताओगे। ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 29। अब चलते लेसन नंबर 30 की तरफ। ठीक है, सो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 29 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 30 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 30 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं our abundant capital and investment flexibility will enable us to do whatever we think makes the most sense during the perspective extended period of inadequate pricing. Remember, there always will be a period of inadequate pricing. सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और अबंडेंट कैपिटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमने जो पहले यानी जो लेसन नंबर 29 में जो पॉइंट बताए थे उससे आपको किसी भी क्रैश के टाइम या फिर किसी भी करेक्शन के टाइम कैसे मदद मिल सकती है, या फिर किसी भी रिसेशन के टाइम कैसे मदद मिल सकती है। ठीक है, सो अभी वो सब चीज़ों को जानने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। सो वॉरेन बफेट जी लेसन नंबर 30 में कहते हैं कि लेसन नंबर 29 में जैसे हमने आपको बताया कि आपके पास हमेशा कैश होना चाहिए, आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, आपका जो डेप्ट का अमाउंट है वो मॉडरेट होना चाहिए, ज़्यादा डेप्ट नहीं होनी चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ आपके पास कैपिटल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर आपके पास ये सब चीज़ें होगी सो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देगी और साथ ही साथ फाइनेंशियल पावर देगी। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप जब चाहे तब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी आपके सामने कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आई तब उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिर वो रिस्क कितना भी बड़ा हो, या फिर मीन्स आप वो कोई भी चीज़ हो
फिर वो रिस्क कितना भी बड़ी हो या फिर उसको कितना भी इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, ठीक है। सो ये होता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। और फाइनेंशियल पावर क्या होता है? फाइनेंशियल पावर भी ऐसा है मीन्स कि हमारे सामने कितने भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मीन्स कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, हमारे पास हमारे हाथ में कुछ ना कुछ कैश रहने ही वाला है। तो जो कैश है वो हमें फाइनेंशियल पावर देगा, यानी वो हमें फाइनेंशियल कुशन देगा। यानी समझ जाए वो एक तकिए की जैसा होता है, हमने तकिया ज़मीन पर रख दिया, सो कैश वो ज़मीन पे हमने तकिए जैसा हो गया। सो अगर हम गिरेंगे सो बेसिकली हम तकिए पे गिरेंगे, सो वो तकिया हमें बचा देगा गिरने से, सो वो तकिया हमें चोट लगने से बचा देगा, यानी वो जो कैश है वो आपको इमरजेंसी से बचा देगा, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो हमने लेसन में 29 बताया, अगर वो सब चीज़ें आपके पास होगी सो वो आपको फाइनेंशियल पावर देगी और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देगी। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि कभी भी मार्केट में इनएडिक्वेट प्राइसिंग की सिचुएशन आई। इनएडिक्वेट प्राइसिंग यानी बेसिकली जब प्राइसेस अच्छे खासे ना हो, यानी जब प्राइसेस बहुत कम हो, यानी समझ जाए कोई भी कंपनी है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मीन्स 100 रुपये की है, यानी उसके पास 100 रुपये की चीज़ें है, यानी उस कंपनी की असली कीमत 100 रुपया है, लेकिन वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे 50 रुपये में बिक रही है। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तब हमें बहुत खुशी होती है, तब हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा यानी 100 रुपये की चीज़ तभी हमें 50 रुपये मिल रही है। सो हमें बेसिकली बहुत मज़ा आता है। सो वे कहते हैं जब ऐसी इनएडिक्वेट प्राइसिंग की सिचुएशन आती है तब बेसिकली जब हमारे पास फाइनेंशियल पावर होती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तब हम बेसिकली ये जो चीज़ें यानी जो हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी आती है, यानी इतने कम दाम पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बिक रही है, उसको हम अच्छे से खरीद सकते हैं। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सिचुएशन कभी ना कभी तो आएगी, फिर चाहे वो 5 साल हो, 7 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, लेकिन कभी ना कभी सिचुएशन आएगी। ये जो बबल है यानी जो प्राइस का बबल है वो कभी ना कभी बस्ट होने वाला है, ठीक है। सो इसलिए वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपको हमेशा अपने पास थोड़ा कैश रखना चाहिए, अपने पास फाइनेंशियल पावर रखनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ठीक है। सो वे था समय 30, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला, आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और ऐसी जो पूरी सीरीज़ है, यानी जो वॉरेन बफेट के लेटर की पूरी सीरीज़ है, उसके ऊपर हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।